श्रीमान जी तो यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँ हमारे रामगढ़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर मिस्टर प्रभात कुमार सर को, ताकि वो हमसे अपनी सक्सेस शेयर करे और हमें कुछ प्रेरणा दे। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एसपी सर। थैंक यू। आज रामगढ़ कॉलेज के सेमिनार हॉल में हमारे साथ मंच पर उपस्थित रामगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल श्री निकेश कुमार जी, दिल्ली के फेमस सिविल सर्विसेज कोचिंग कुमार IAS के कुमार सर, यहाँ रामगढ़ में अवस्थित शिव IAS एकेडमी के श्री पूजन सहाय जी, रामगढ़ कॉलेज से आए तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी को वेरी कोल्ड गुड मॉर्निंग। और मैं श्री पूजन सहाय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ही थॉट मी वर्दी ऑफ कमिंग हियर एंड स्पीकिंग टू यू गाइस। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो यहाँ कंपेयरिंग कर रही थी टू ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं उनको भी थैंक यू देना चाहता हूँ वो लवली प्रेजेस के लिए जो मेरे बारे में बोला गया है। I don't know क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एंड आई बिलीव कि आप सब लोग किसी न किसी, ये फोन मेरा चलते रहेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ माय जॉब, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई कैन हैंडल इट। सो आई रियली डोंट नो क्या बताना है क्या नहीं बताना है। सो व्हाट आई हैव थॉट इज, मुझे जो संदेश देना है, मुझे जो बताना है, मुझे जो शेयर करना है, I would like to speak for about 10-15 minutes, and then depending on time, how much time you have, if you have any question, you can ask me, because I really don't like monologue. वो फिर भाषण जैसा हो जाता है। So I want it to be interactive. It should be dialogue. आप के मन में सवाल है, जो संदेह है, जो शंका है, तो इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे हम लोग। विल हैव इट अ डायलॉग नॉट मोनोलॉग। सो ये स्कीम ठीक है, दिस इज हाउ इट शुड बी। सो टू सेट द बैकग्राउंड फर्स्ट, आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC? नहीं, आप लोग उठा सकते हैं। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग हैव ऑलरेडी अपीयर्ड एट लीस्ट वंस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हियर, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी अंडर ग्रेजुएट हैं? ओके, एनी 11th-12th स्टूडेंट? 11th और 12th? Below intermediate, any 9th, 10th, 8th? Which class? 10th. You're too excited, too early. Good. और ये जो बच्चा गिफ्ट लेके गया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, किस क्लास में हो बाबू? 4th। तो बहुत जल्दी आ गए यार, अभी नहीं, इतने जल्दी नहीं। क्या करेंगे? अकेले आए हो कि किसी के साथ आए हो? अच्छा, तुम्हारे मम्मी और पापा तुमको एकदम IAS बना के ही छोड़ेंगे 10 साल के अंदर। गुड, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रिसिटी आंसर कहाँ से आया, कहाँ पढ़े थे? 4th क्लास में पढ़े थे। गुड, वेरी नाइस। क्या गिफ्ट मिला है? ठीक, चलो, थैंक यू। ये काफी स्मार्ट बच्चा है एंड आई एम श्योर कि ये जरूर, अभी टाइम तुम्हारा बहुत है बट फिर भी ऑल द बेस्ट अभी से।
देयर आर टू मेनी थिंग्स जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, बट ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मुझे बहुत सारे एंगेजमेंट्स रहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम ना देते हुए स्ट्रेट आई कम टू द पॉइंट। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए पूछा हूं कि कौन किस क्लास में है, कौन अपीयर होता है, कौन नहीं अपीयर होता है। इसका सिंपल रीजन है कि आई गो टू सेमिनार्स बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय पैशन टू स्पीक टू स्टूडेंट्स। तो वहां क्या होता है, कभी कभी हम लोग भी आप टेबल के उस साइड बहुत बार रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ जो स्टेज से बोल रहा होता है ना, वो बाउंसर जाता है, सामने वाले को समझ में आता नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो उनको लगता है कि बेकार का आ गए, जबरदस्ती बैठाया गया है। सो बिफोर आई स्टार्ट, किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें दिलचस्पी नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। या लगेगा कि जाने में बाकी लोग देखेंगे तो काफी शर्म आएगी, तो चुपचाप बैठे रहिए। आप अगर डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट होगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं और इफ आई एम स्पीकिंग नॉनसेंस, तो आप हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा कि सर यू आर स्पीकिंग नॉनसेंस, आई वोंट माइंड, आई स्टॉप। बिकॉज मैं आपका और अपना दोनों का टाइम जाया करना नहीं चाहता हूं। आई नो अबाउट माई सेल्फ, मेरा टाइम काफी कीमती है एंड आई एम श्योर आपका भी टाइम कीमती होगा। सो लेट्स गो। बिफोर आई स्टार्ट, देयर इज वन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। टाइम शुड बी 5 seconds, नॉट मोर देन दैट, एंड बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड आई एम रियली क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये बच्चा आंसर देगा। There are 5 frogs on a log। लॉग समझते हैं, सिंपल है, एक लकड़ी के टुकड़ा या तख्ता पे जो भी है। There are 5 frogs, one of them decides to jump, how many are left? 0। Okay, next 0 0 5। I have got 2 answers, anyone? Actually, it's not very repeated, but I repeat. There are 5 frogs on a log. One of them decides to jump. How many are left? 5. So I have got 2 answers, 0 and 5. Anyone? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, anything? So 0 wale. Who said 0? You are right here. So शर्माओ नहीं, एक लॉजिक दे दो। गिव मी, बहुत इको हो रहा है, मजा नहीं है। कैन यू हियर मी नाउ? यस। लास्ट में, लास्ट बेंच, सुन पा रहे हो बाबू? हेलो, अब ठीक है? जीरो वाले, गिव मी वन लॉजिक, किस तरीके से 0 आया? बताइए, खड़े होके बताइए। सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रॉग की एक प्रवृत्ति होती है कि यदि एक अगर फ्रॉग जंप करता है, उस बैठे हुए जो लॉग में जो 4 फ्रॉग्स हैं उसको देखकर वो भी जंप कर जाते हैं। यही इसका लॉजिक है कि उस लॉग में कोई नहीं है। ओके, गुड। 5 बाल है, 5 बाल है, बताइए लॉजिक। सोच ही रहा था, जंप नहीं किया। ब्रिलियंट, बैठ जाइए। सी, मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट कम हियर टू जज कि कौन स्मार्ट है, कौन डम्ब है, कौन तेज नहीं है। आई हैव कम हियर सिंपली टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड टू स्पेंड 10-15 मिनट्स और हाफ एन आवर कि आप में से थोड़ा भी अगर मोटिवेशन लेवल में बढ़ा दूं और आप लोग सिविल सर्विसेज क्रैक कर जाए तो मेरा यहाँ आना सफल होगा। मेरा एक क्वेश्चन सिंपल है। माय क्वेश्चन वाज there are 5 frogs on a log. One of them decides to jump. How many are left? And he is quite right. My question was decides to jump, has not jumped yet. उसने कूदने का सोच रहा था, कूदा नहीं अभी तक। तो 5 का 5 वही है। So the answer, correct answer is 5. Now 0 जो आप लॉजिक दिए हैं वो I don't want to demean you, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ। You are a dear friend and I'm sure you are very smart also. But वो बहुत far-fetched
लॉजिक है, और उस लॉजिक को तो आप इस सेमिनार हॉल में आज छोड़ के जाइए, यहीं किसी मिट्टी खोद के उस लॉजिक को गाड़ दीजिए। और ये पूरे इंडियंस की बीमारी है, खास करके हमारे स्टूडेंट्स की। मुझे लगता है ऐसा होगा, लगने से फिर कुछ नहीं होता। व्हाट इज देयर इज व्हाट इट इज, दैट्स ऑल। तो आप उसको बहुत एक्स्ट्रा खींच के ले गए हैं, और स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देयर इज नथिंग कॉल्ड लगता है और ऐसा होगा और ऐसा हुआ होगा। इस थॉट को, इस एटीट्यूड को फॉर योर ओन बेनिफिट आज यहीं कहीं छोड़ के चले जाइए। नाउ द रीजन बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन वाज कि हम लोग सोचते बहुत हैं। आप में से कितने लोग होंगे लास्ट 10th से 11th से 12th से ग्रेजुएशन से इवन एज ऑन डेट यू मस्ट हैव बीन थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू मस्ट हैव बीन प्लानिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या किसी भी एग्जामिनेशन से, बैंक, पीओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कि मैं सोच रहा हूं मैं तैयारी करूंगा या करूंगी। अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा गर्मी है, थोड़ा ठंड आ जाएगी तो पढ़ेंगे, फिर ठंड आ गई तो बहुत ठंड है, अभी सोने का मन करता है, गर्मी आ जाएगी तो पढ़ेंगे। अभी एक्चुअली मेरे घर में ना शादी है, कुछ फंक्शन है, इसको खत्म हो जाने देते पढ़ते हैं। फिर आज तो फ्राइडे है, आज फ्राइडे इवनिंग थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, तो कल से पढ़ेंगे। फिर जब सैटरडे आता है तो सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, मंडे से आई स्टार्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो आपके और आपके सक्सेस के बीच में आती है, जो आपके और आपके सक्सेस, आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने नहीं देती है। अगर आपको कुछ करना है, इफ यू हैव अ ड्रीम, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ, राइट हियर, दैट्स इट। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। मैं आपको आज कोई ज्ञान, कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन नहीं दूंगा जिससे आप कल के डेट में यूपीएससी लिखेंगे और परसों के डेट में आईएएस आईपीएस बन के निकल जाएंगे। नो, इवन मुझे भी वो मेडिसिन पता नहीं थी और मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई थी। मैंने भी अपने इस मुकाम को पाने के लिए, ऑफ कोर्स गॉड्स ग्रेस तो होना चाहिए, बट मैंने वो मेडिसिन खाई थी कि मैंने डिसाइड किया एंड देन जंप इनटू इट। तो डिसाइड कीजिए और एक्सक्यूट कीजिए उसको। प्लानिंग और खास करके जो लिंगरिंग होते रहता है ना, वी टेंड टू प्लान टू मच। आज हम सिलेबस बना लेते हैं, कल रूटीन बना लेते हैं, फिर अभी रूम का थोड़ा बेड और टेबल और चेयर ठीक नहीं है, पहले उसको ठीक करा लेते हैं। फिर 1 घंटे पढ़ने बैठेंगे, फिर बोलेंगे बहुत गर्मी लगी है, तो मम्मी पापा को जाकर बोलेंगे पहले आप एसी लगवा दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे। फिर कोचिंग जाना अगर शुरू करते हैं और टेम्पो से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, पब्लिक बस से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, तो एक दिन में थक जाते हैं। फिर आके बोलते हैं कि जब तक आप मुझे स्कूटी या बाइक खरीद के नहीं दोगे तब तक मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। देयर आर टू मेनी थिंग्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट दीज ऑल थिंग्स आर नॉनसेंस, जस्ट नॉनसेंस। और आप मेरे इंटरेक्शन के दौरान आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा अस्पष्ट और एट टाइम्स रूड भी बोलता हूं, बट दिस इज व्हाट इट इज, रियलिटी है ये। आपको अगर अपने ड्रीम को पाना है, वेदर इट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, वेदर इट इज जेपीएससी, बीपीएससी और एनी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, पीओ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एनी एग्जाम, या एमबीए के लिए कैट हो, मैट हो, जेट हो, कुछ भी हो, यू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, करना क्या है, एंड देन डिसाइड एंड स्टार्ट। सारा कैलकुलेशंस करके कि मैं ये इसकी तैयारी करूंगा या करूंगी तो क्या होगा, फिर उसकी तैयारी करूंगा तो क्या होगा, देयर शुड बी अ प्लान बी, देयर शुड बी अ प्लान सी, तो उसका कोई अंत नहीं है। आपका लोग सोचते हैं कि प्लान ए अगर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लान बी होना चाहिए। व्हाट इफ प्लान बी इज आल्सो नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, देन प्लान सी, तो ऐसे तो प्लान जेड तक चले जाएंगे। अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से not everybody can become IAS, not everybody can become IPS. There has to be someone for SSC, there has to be someone for railway, there has to be someone for education system, there has to be one professor, one teacher, one principal, one doctor, one engineer, a bank employee. वो कोई भी फील्ड कमजोर होता है, कोई भी फील्ड अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके दिमाग में। मेरा जो स्ट्रेंथ है, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना करियर, अपना फील्ड चुनिए और उसमें लग जाइए। आप कोचिंग में देखेंगे, खास करके व्हेन आई वाज इन दिल्ली फॉर अबाउट 2 months, क्योंकि मुझे फुल प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला था। आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन ए बैंक, मैं 4.5 साल बैंक में काम करने के बाद इधर आया हूं, तो आई डिड नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर फुल टाइम। मैं दिल्ली का
बहुत फेमस जगह है और इनफैक्ट देयर आर 2 स्पॉट्स। कुमार सर यहाँ आए हैं, ही इज वेल वर्स्ड विद दोस 2 प्लेसेस, मुखर्जी नगर एंड राजेंद्र नगर। बेसिकली जो करोल बाग राजेंद्र नगर का एरिया है और इधर मुखर्जी नगर, वहां 2 महीना रहा एंड आई एम नॉट डिमीनिंग इट अगेन। जो मैं बोल रहा हूँ इट इज माय एक्सपीरियंस। मैं किसी जगह को या किसी प्लेस को या किसी कोचिंग को डिमीन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी कोचिंग का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मुझे किसी कोचिंग से कोई लेना देना नहीं। तो वहां मैं देखा कि वहां लोग ये सिविल सर्विसेज तैयारी के नाम पे उत्सव मना रहे हैं, फेस्टिवल्स है, और पूरा का पूरा डिस्कशन चाय के दुकान पे हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो दुनिया में जितना एग्जाम कंडक्ट होते हैं सारे एग्जाम देते हैं। एवरी संडे इज ए फेस्टिवल फॉर देम। वो आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए, अगले संडे यूपी जा रहे हैं यूपी पीएससी के लिए, अगले संडे पटना जा रहे हैं बीपीएससी के लिए, फिर किसी संडे रांची आ रहे हैं जेपीएससी के लिए, फिर आईबीपीएस भी भरेंगे, बैंक का क्लर्क से लेकर के पीओ तक भरेंगे, चपरासी का निकलेगा उसका भी भर देंगे, वो प्राइमरी स्कूल टीचर का भी भर देंगे, प्रोफेसर का, wherever they are eligible as far as age and minimum education qualification is concerned, सारे एग्जाम भर देंगे। अरे यार साल में 52-53 दिन तो तुम्हारा एग्जाम देने में निकल जाता है। अनदर 52-53 दिन एग्जाम देने जाने में निकल जाएगा, अनदर 52-53 दिन एग्जाम देकर के आने में निकल जाएगा। तो बचा कितना? आप 365 दिन में से 150 दिन तो ऐसे निकल गए। और ये क्यों हो रहा है? मैं एग्जांपल इसको आपको इसलिए दे रहा हूं कि मैं उन लड़कों को, इन स्टूडेंट को, उन जगहों को डिमीन नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए दे रहा हूं कि दे आर इनडिसाइसिव। देयर गोल इज कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी तो बहुत सारा है, सरकारी नौकरी तो चपरासी से लेकर पीएम तक है। तो आप डिसाइड कर लो। एंड हाउ टू डिसाइड? दूसरों को देख के नहीं कि अरे आज एसपी सर आए थे भाषण देने, तो बड़ी खतरनाक जॉब है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम वर्दी पहन के, साथ में गाड़ी है, बॉडीगार्ड है, तो हम भी बनेंगे। नहीं, तब आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप नहीं बन पाएंगे। दूसरों को देख के नहीं, वेदर यू हैव इट और नॉट इन यू। ये जो प्रोफेशन डिमांड करता है, प्रोफेशन से पहले जो एग्जामिनेशन डिमांड करता है, वो आपके अंदर है या नहीं। नहीं है तो खुद को भ्रुवक नहीं बनाना है। प्लीज डोंट चीट योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर सोसाइटी इन द नेम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आप देन ऑन देयर डिसाइड कर लीजिए कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे से नहीं होने वाला है, आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, आई विल फाइंड सम अदर एवेन्यूज फॉर माय सेल्फ। किसी को पीएचडी करने के बाद ऑथर बनना है, व्हाई शुड यू गो फॉर सिविल सर्विसेज? नॉट एट ऑल। आपका इंटरेस्ट है हिंदी साहित्य में, बढ़िया कवि बन सकते हैं आप, देन व्हाई शुड यू गो फॉर सिविल सर्विसेज? आप जाकर के वहां बढ़िया सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। यू शुड गो फॉर जो आपका इंटरेस्ट है। एंड देन कुमार विश्वास कोई आईएएस आईपीएस तो नहीं है, and he doesn't need any introduction. We know him because he is the expert in his own field. वो अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में नंबर 1 है। That's how we know him. इस हॉल में जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सब लोग, I think each one of you know who सचिन तेंदुलकर is. कोई इसमें से ऐसा है जो बोलता है सचिन तेंदुलकर किसका नाम है? I don't know. How do we know him? He has not cracked any government examination. And as far as my knowledge goes, he is also not well qualified. वो I think 10th या 12th तक पढ़ा है। Then we worship him. Why? Because the field he chose, he excelled in that field. He is the number 1 in his own field. Anybody, you take the name of Lata Mangeshkar. She doesn't. Why and how? She is not cracked any examination, and I don't know what her educational qualification is. I don't know and I don't want to know and I never intended to know. उनके educational qualification से मुझे कोई मतलब ही नहीं. We don't know her for what exam she has passed. We know her for what she is. अपने profession में number 1 है. That is why we know him, her. तो all these examples why I am giving you, मैं आप लोगों को ये सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि each and every profession, each and every field is good depending on आपको क्या चाहिए और आप क्या कर सकते हो। जैसा मैं शुरू में ही बोला, मैं यहाँ कतई ये बोलने नहीं आया हूँ कि आज इस हॉल में बैठे सभी लड़के एकदम यूपीएससी का एग्जाम दीजिए और कल के डेट में क्वालिफाइड होकर आ जाइएगा। अगर मैं ये बोल के जाऊंगा तो मेरी बेवकूफी रहेगी। मैं आपको ये बताने बिल्कुल नहीं आया हूँ। ये जरूर बोल के जाऊंगा
कि ईच वन ऑफ यू अपना अपना स्ट्रेंथ, अपना अपना वीकनेस को जान करके एंड अकॉर्डिंगली अगर अपना प्रोफेशन चुनता है और बढ़िया से मेहनत करता है, देन ईच वन ऑफ यू विल बी सक्सेसफुली अचीविंग योर ड्रीम वन डे। और ड्रीम क्या है? जो आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये इसकी गारंटी जरूर है कि ईच वन ऑफ यू विल अचीव योर ड्रीम। वो ड्रीम शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आज के डेट में एक somebody comes and tells me कि आप जा करके एयरबस A320 को उड़ाइए, आप तो बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं, यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप तो प्लेन भी उड़ा सकते हैं। नो, आई कांट, आई कैनॉट, आई सिंपली कैनॉट। तो जो आप कर सकते हो उसको डिसाइड करो एंड पहले तो ड्रीम डिसाइड कर लो क्या है, एंड देन एक्सक्यूट इट। आपको प्लान करते रहना है, करते रहना है। एंड लास्ट में, बिकॉज दिस सेमिनार इज कंडक्टेड बाय शिव पूजन सहाय जी का शिव IAS एकेडमी, और मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो देखिए, सिविल सर्विसेज क्रैक करना इट इज नॉट ऑल वेरी डिफिकल्ट, इजी नहीं है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू इट, एनी वन ऑफ यू कैन डू इट। मैं सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास किया हूं, मुझे पूरी मैट्रिक पढ़ाई में खर्च लगे हैं 365 रुपए। क्लास 1 से क्लास 10 तक का पूरी की पूरी खर्च है मेरी 365 रुपए। वो भी 365 रुपए कब? आई थिंक प्रिंसिपल साहब जानते होंगे, वो भी उसी सिस्टम से आए होंगे, आई एम श्योर। वो मैट्रिक में जब रजिस्ट्रेशन होता है लास्ट में एग्जाम से जस्ट पहले, उसका फी था 350 रुपए और 15 रुपए किसी फॉर्म का था। दैट इज द एंटायर कॉस्ट ऑफ माय एजुकेशन टिल 10th। मैं प्योर गवर्नमेंट तंत्र का, गवर्नमेंट व्यवस्था का प्रोडक्ट हूं, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। और मुझे आज भी अपने हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर्स का बाय नेम और चेहरा याद है, वो उस समय क्या पढ़ाते थे वो भी याद है। सिमिलरली मैं IASC किया हूं सरकारी कॉलेज से, उसमें मुझे लगता है 1500 के आसपास खर्च हुआ था पूरे स्कूल में, और एक दो ट्यूशन लगाया तो उसका खर्च हुआ होगा। ग्रेजुएशन किया हूं सरकारी स्कूल से, अगेन जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर फॉर्म भरने में जो खर्च हुआ, that is the all cost I have borne। उसके बाद स्ट्रेट अवे बैंक में चला गया, फिर इधर आ गया। तो और मैं थ्रू आउट फर्स्ट 21 इयर्स ऑफ माय लाइफ में गांव में रहा हूं, और ऐसा गांव जहां बिजली नहीं थी, और मेरे पिताजी किसान हैं, हम लोग सिंपल खेती बाड़ी, प्योर जो गांव देहात होता है, शहर का नामो निशान नहीं है। ऐसा सेमिनार हॉल में तो मैं नौकरी के बाद बैठ रहा हूं, आप लोग अभी ही बैठे हो। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं आती है इफ यू हैव डिसाइडेड एंड यू आर रेडी टू गिव व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव योर ड्रीम। आपको अपने सपनों को पाने के लिए व्हाटएवर कॉस्ट इट टेक्स, इफ यू आर रेडी टू गिव, आप पा लोगे। यूपीएससी का एग्जाम इज नो डाउट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, बट यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट इफ ही और शी इज रियली इंटरेस्टेड। वो अंदर से, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं, ये सिर्फ हमारे आपके कहने से मैं आकर के यहाँ आधे घंटे भाषण देके चले जाऊं, या कुमार सर कुछ आपको टिप्स देके चले जाएं, और आप ऐसा नहीं कि कल एग्जाम देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वो अंदर से आग लगनी चाहिए। ये एग्जाम ऐसा है, दिस एग्जाम टेस्ट्स योर नॉट ओनली योर इंटेलिजेंस बट योर पेशेंस आल्सो। एक अटेम्प्ट को साइकिल कंप्लीट करने में 2 इयर्स लगते हैं। आप प्रीलिम्स से एटलीस्ट 6-8 महीना पहले स्टार्ट करते हो, देन प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है, देन रिजल्ट होता है। एंटायर प्रोसेस 1.5 ईयर का होता है। उसके बाद नहीं हुआ, देन स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है कि आज डिसाइड किए 1 महीने बाद एग्जाम हो गया, 15 दिन बाद रिजल्ट आ गया, तो 2 महीना में खत्म हो गया, ऐसी नहीं है। इट टेस्ट्स योर पेशेंस। I have seen students, I was lucky, God was very kind कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया, तो I was lucky, I am lucky, still I am lucky. But I have seen many aspirants जो 3 attempts, 4 attempts, 5th, अभी तो खैर attempts बढ़ गए हैं, इसीलिए 5th, 6th भी लोग जाते हैं और क्रैक करते हैं, टॉप में रैंक लेकर के आते हैं। तो पेशेंस चेक करता है, एंड देन आप क्या क्या फॉरगो कर सकते हो। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि मैं यहाँ कोई टिप्स देने नहीं आया हूँ, ना मेरे पास कोई टिप्स है, मेरे पास एक ही टिप्स है, You have to work your backside off। इसका सिंपल मतलब है कि आपको अगर करना है तो उसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। That is my philosophy, that is my style of, you know। आप
आपको एकदम ट्रू लैंग्वेज में सोते जागते खाते पीते हंसते गाते सारे में आपको आपका ड्रीम दिखना चाहिए। खाते समय भी लगना चाहिए कि अरे यार जल्दी से उसको निपटाओ और चलो। इस तरीके का होना चाहिए। ट्रस्ट मी 100% निकलेगा, नहीं निकलने का सवाल नहीं, बट आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आलू की सब्जी है कि गोभी की सब्जी है कि चिकन है कि मटन है, तो पता नहीं चलना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट सेवरिंग द फूड। आपको पेट भरना है इसलिए कुछ खाना खा रहे हो और आपका दिमाग कहीं और है। आपका दिमाग है कि जस्ट आई हैव टू फिनिश दिस एंड अगेन सिट एंड स्टडी। आपको आज फ्राइडे है कि मंडे है कि संडे है कि ट्यूसडे है पता नहीं चलना चाहिए। उस तरीके का डेडिकेशन दिस एग्जाम रिक्वायर्स। दिस एग्जाम डजंट रिक्वायर यू टू बी एन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का आईक्यू नहीं चाहिए, बहुत ब्रिलियंट नहीं चाहिए, उसके लिए एग्जाम अलग है। उसके लिए आपको आईआईटी है, एआईपीएमटी है, वहां अलग तरीके का टेस्ट होता है। बट यहाँ टेस्ट होता है आपके पेशेंस का, आपके परसिवियरेंस का और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का। नॉट नेसेसरली आपको एकदम बहुत ब्रिलियंट होना है कि एक क्वेश्चन पूछो और तुरंत जवाब आना चाहिए। नो नो, नॉट नथिंग लाइक दैट। बट वही परसिवियरेंस और आप क्या क्या त्याग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट है या सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं, या हो सकता है यहाँ जो सर लोग बैठे हैं मेरे से सहमत नहीं हो, बट दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई हैव सक्सीडेड। एंड यही मैं आपको बताने आया हूं कि जब तक अगर मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, तो दैट इज द ओनली एग्जाम मुझे फोकस करना है। एकदम वो अर्जुन का कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी एक एग्जाम दे दो, तो आईएएस का फॉर्म निकला उसका भी भर दो, चपरासी का फॉर्म निकला उसका भी भर दो। एंड अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग, मैं चपरासी को डिमिट नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विसेज फोकस ऑन दैट। प्लान भी देखा जाएगा यार, प्लान ए नहीं होगा तो प्लान बी देखेंगे। जिंदगी में इतना प्लान भी नहीं चलता है, कल के डेट में हम रहेंगे यहाँ कि नहीं रहेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है, तो व्हाट इज प्लान बी? कोई प्लान भी नहीं होता। तो आपको उस तरीके का डेडिकेशन कीजिए। घर में बर्थडे आया कि एनिवर्सरी आया कि किसी कजन की शादी है कि नहीं शादी है, उससे कोई मतलब नहीं रखो। इट्स अ 2 ईयर प्रोजेक्ट। आप अपना कैलकुलेशन करके डिसाइड करो, टेक 2 इयर्स टाइम, दिस इज द 2 इयर्स आई हैव टू गिव। 2 इयर्स मींस at least 12 to 13 hours every day multiplied by 365 days multiplied by 2। एक दिन भी उसमें कोई इमरजेंसी केस में चलता है। इस तरीके का डेडिकेशन अगर आपके अंदर आ गया और आप अपने रूम में स्टडी टेबल पे बैठ करके 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपका मन ऊब नहीं रहा है कि अरे यार इस चक्कर में फंस गए, फालतू का चीज में फंस गए, इससे अच्छा तो अभी मेरे बहुत सारे दोस्त घूम रहे हैं, मूवी हॉल देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं और मैं तो यहाँ फंस गया। ये थॉट नहीं आनी चाहिए। ये थॉट अगर आ गई, इट मींस यू आर डूइंग इट अंडर प्रेशर। बट मजा आना चाहिए, अरे यार बहुत बढ़िया, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी, मजा आ गया, कल मेडिएवल हिस्ट्री खत्म करेंगे, 4 दिन में मेडिएवल हिस्ट्री खत्म करेंगे, मजा आ गया, अब अगले दिन एंशिएंट करेंगे। मैंने 15 दिन में हिस्ट्री खत्म कर दिया, पॉलिटी को 10 दिन में खत्म करते हैं, ज्योग्राफी को 20 डेज में खत्म करते हैं। अगर इसमें आपको थ्रिल आएगा, इसमें मजा आएगा, then take it from me, you can note it down कि कोई नहीं रोकेगा। प्रॉब्लम इज नॉट इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम इज नॉट बैकग्राउंड। आप सेंट स्टीफन से पढ़े हैं कि रामगढ़ कॉलेज से पढ़े हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। 1% भी मैटर नहीं करता। आई एम टेलिंग यू व्हाट मैटर्स इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग कि आपके अंदर ये डेडिकेशन है कि नहीं, आप उस जज्बे को बरकरार रखते हो कि नहीं। ईयर आफ्टर ईयर हो सकता है आपने 2 इयर्स का प्रोजेक्ट लिया, हार्ड लक सक्सेस नहीं मिली, अगेन 2 इयर्स आपको यही चीज करना होगा, बट उसमें मजा आना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। You can do it means you will do it। बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मैंने देखा। The difference is only this। ये जो बैकग्राउंड है, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मैं अच्छे कोचिंग में नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकती हूँ, मैं तो रामगढ़ में हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूँ, सकती हूँ, ये सब अपने आप को बोलते हैं ना बेवकूफ बनाने का जरिया है और कुछ नहीं है। Whether you are in Delhi, you are in Mumbai, you are in Ramgarh, you are in Bargunda, you are in any goddamn place on this earth, if you have a dream and you are dedicated to do it at any cost, आप अपना बर्थडे एनिवर्सरी सब भूल जाओ, आप अपने कजन की शादी भूल जाओ, बारात में डांस करना भूल जाओ, और अगर आप 14 घंटे भी पढ़ रहे हो फिर भी आपका मन ऊब नहीं रहा है, सर दर्द नहीं कर रहा है, then you are the material you are going to talk, that this is how simple it is। So I think I should stop। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है 1 by 1 पूछ सकते हैं। हेलो
सर एक प्रश्न सा सवाल आपसे। सर आपने बताया कि मैं इससे पहले बैंक की सेवा में था। सर मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी घटना है कि आपने बैंक को छोड़कर सिविल सेवा की ओर, तो सर उस घटना का जिक्र किया जाए। ऑनेस्ट आंसर दो या बनावटी? नहीं, देखिए होता क्या है, बहुत सारे एक्चुअली मुझे समझ ही गए होंगे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ तो कभी कभी ना झूठ बोल के बनावटी आंसर भी देने पड़ते हैं, इसीलिए मैं पूछ लिया। ऑनेस्ट आंसर इज कोई इंसिडेंट नहीं है, सिंपल है। मैं गांव से आता हूँ, अभी भी मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं और मेरे मन में एक सिंपल ड्रीम थी, मेरे पेरेंट्स के मन में भी ड्रीम थी कि कुछ अच्छा करना है। मेरे पेरेंट्स का था कि हम तो खेती बाड़ी करते करते रह गए, बच्चे को आगे पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा अधिकारी बन जाए। नोबडी इन इवन वाइल्डेस्ट ड्रीम वुड हैव एवर थॉट कि यूपीएससी में क्वालिफाई करूंगा। पेरेंट्स का तो भूल जाइए। हम लोगों के लिए बिहार से आते हैं, हम लोग बिहार में डीएम और एसपी होते हैं, वो भगवान होते थे। जब बंगले से गुजरते थे मुजफ्फरपुर में तो लगता था कि अच्छा भगवान का रूप है धरती पे। और हम लोग सोचते थे, हम लोग खुद मन में सोचते थे कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में सोचेंगे। ड्रीम जरूर होता था, और फीलिंग आती थी कि अरे क्या आदमी यार, ये एक दिन अब इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में बनेंगे। और इसीलिए ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी, जैसा आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं सेम स्टेज में था कि कोई एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैंने अपना स्ट्रेंथ एनालाइज किया। मुझे क्वांट में, मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, मुझे उसमें मजा आता है। मैथमेटिक्स में आज भी 10 घंटा बनाने को मिले तो मिल जाएगा। और मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट थ्रू आउट रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अगर कोई इसमें से 5वां क्लास का बच्चा भी पूछ लेगा कि एक भी कोई केमिकल, मतलब आई थिंक CO2 और H2O ये सब के अलावा तीसरा चौथा कुछ नहीं जानते, लिटरली केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते। तो मुझे था कि ग्रेजुएशन में कोई ऐसा स्ट्रीम चुनना है जिसमें केमिस्ट्री ना हो। तो पूरे बिहार में LS कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स की पढ़ाई होती थी जिसमें केमिस्ट्री नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स करना है और सब्सिडियरी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स, दिस इज इट, यही करना है मुझे बस। एलिमिनेशन की भाई केमिस्ट्री में नहीं जाना, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। मैंने इंटरमीडिएट में ISC में भी केमिस्ट्री में जितना पास मार्क्स होता था उससे 1 ज्यादा आया था मुझे याद है, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। और वो भी हमको लगता है दया करके दे दिया होगा एग्जाम में, कोई प्रोफेसर दयालु रहे होंगे तो दे दिए होंगे, अदरवाइज मुझे फेल होना था। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स कर लिया। फिर हुआ कि अब वहां से प्लेसमेंट तो होनी नहीं है, और मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन, वहां 4.5 साल लग गए थे। आज भी वही परंपरा चल रही है। तो अब कोई नौकरी चाहिए, और मम्मी पापा का इतना बोझ, खेती बाड़ी करके किसी तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई के खर्च दे रहे हैं संभव, तब डिसाइड किया कि अब कुछ ऐसा काम करो जिससे नौकरी श्योर शॉर्ट, नौकरी के लिए घूमना नहीं पड़े। तो कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ अच्छे वेल विशर्स थे। मुझे आज भी एक टीचर का नाम याद है, वो काफी अच्छे वेल विशर्स थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक काम करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तब तो हो सकता है हो ना हो, कब्जा मतलब हो भी जाएगा, 5 साल भी नहीं चलेगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो बैंक पीओ की तैयारी करते थे। हम लोगों के लिए नंबर 1 चीज हुआ करता था बैंक पीओ। यूपीएससी तो खैर सोचना ही नहीं, मतलब अगर आप बेस्ट हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट हैं तो बैंक पीओ बन जाओ, एवरेज हो, ठीक ठाक हो तो बैंक में क्लर्क बन जाओ, और फिर कुछ उसके बाद कुछ भी नहीं हो तो कुछ भी मत करो, फिर पापा के साथ खेती में ज्वाइन कर लो। दिस इज हाउ आवर सिस्टम वाज। तो हमको भी था कि बैंक पीओ की तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो फिर एक वेल विशर में उन्होंने बताया कि यार इसमें क्या है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो आज SBI में AGM है, उनको देखे कि 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार इतना टाइम तो नहीं है, इतने में तो फिर पापा बोलेंगे भाई ठीक है तुमसे ना हो पाएगा तो आ जाओ इधर, बैलगाड़ी चलाओ, लिटरली। तो वही बोले कि एक काम करो, तुम MBA कर लो, और अच्छे कॉलेज से MBA करोगे तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगी आराम से। और उसमें इतना ही ना होगा कि तुमको मन होगा 30,000 महीने का नौकरी मिलेगा, 10,000 पर नौकरी तो मिल जाएगी। मैं बोला ये बहुत बढ़िया चीज। तो मैंने कैट का तैयारी किया, और मेरा जैसा मैंने शुरू में बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स वगैरह बढ़िया था, तो मुझे 96.38 परसेंटाइल आया कैट में। बहुत बढ़िया कॉलेज मिला मुझे मुंबई में, KJ सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च का नाम आप लोग सुना होगा। वहां से मुझे कॉल आया, मैं गया, इंटरव्यू दिया, ग्रुप डिस्कशन किया, सब कुछ सिलेक्शन हो गया। वहां गया तो अब फी पता चला कि सब हॉस्टल और सब मिलाकर के 5 लाख रुपए के फी, 5 लाख रुपए फी है, और मेरे पापा के अकाउंट में 5,000 भी नहीं है था। लेकिन फिर वहां से ऑफर आया कि आंध्रा बैंक उसी कॉलेज के कैंपस में है, तो बोला कि वहां आंध्रा बैंक एंटायर एक्सपेंस फाइनेंस करती है, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, रहना, खाना, कॉलेज के। बोला बहुत बढ़िया। हमने अप्लाई कर दिया, हमको लोन मिल गया, लोन से ही पैसा कॉलेज में चला गया। मैं जाकर के ज्वाइन कर लिया 19 जून 2006 को, 6 से 8 मेरा MBA है। वहां ज्वाइन किया, 1.5 साल कंप्लीट हुआ, ICICI बैंक में प्लेसमेंट लगा, बैंगलोर में नौकरी शुरू हो गई सितंबर 2008।
और उसके बाद लाइफ मजे से कटने लगी। तब तक यूपीएससी का कुछ ड्रीम भी नहीं था। तब मैंने वहां, चूंकि मेरे पास एजुकेशन लोन था ऑलरेडी 5 लाख का, जिसको रिपे करना था, तो आईसीआईसी बैंक में लगभग 1.5 साल रहे। उसमें मेरी सैलरी 40-45 हजार के आसपास थी महीना, 2008 में। तो उससे जल्दी जल्दी लोन क्लियर किया। और घर पे, चूंकि हम लोग की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी फाइनेंशियली, घर वगैरह भी नहीं थे ठीक से, तो दिमाग में था कि जब नौकरी करेंगे तो सबसे पहला काम है घर बनाएंगे, जो हर लोगों का होता है। तो हमने सितंबर में नौकरी ज्वाइन की और अक्टूबर फर्स्ट सैलरी आई, नवंबर या दिसंबर, आई थिंक 10 या 11 दिसंबर को घर का नींव पड़ा। नींव जो आप लोग जो समझते होंगे, तो वो चलने लगा। उधर एजुकेशन लोन भी देना था। तब लगा कि पैसे बहुत टाइट हो रहे हैं। 40-45 हजार मिलते थे, 5-10 हजार अपने खर्च के लिए बेंगलोर में, फिर बाकी जो बचे 6,000 या 7,000 ईएमआई करता था एजुकेशन लोन का, वो चला जाता था, बाकी घर पे भेज देते थे क्योंकि घर बन रहा है। तो ये सब करते करते 1.5 साल कट गए, 19 महीना कट गया और मार्च 2010 आ गया। तब हुआ कि अब इस नौकरी से नहीं चलेगी, अब कुछ ऐसा नौकरी ढूंढा जाए जिसमें और ज्यादा सैलरी हो, क्योंकि खर्च भी बढ़ गए थे। तब मैंने फिर प्राइवेट में इंटरव्यू देना चालू किया। तो आईसीआईसी बैंक के बाद मुझे यस बैंक से ऑफर मिल गया और वहां सैलरी काफी अच्छी हो गई। वहां लगभग उस समय मार्च 2010 में मुझे 80 या 85 हजार का ऑफर मिला महीने का। मैं फटाक से आईसीआईसी बैंक को छोड़ा और यस बैंक ज्वाइन कर लिया। वहां मैं 1 साल रहा। 1 साल में मेरा एजुकेशन लोन क्लियर हो गया, घर पे जो बनना था घर बन गया। तो फाइनेंशियली एकदम मैं अमीर हो गया पूरा, कोई लायबिलिटी नहीं घर में। दैट इज द टाइम, इट वाज जुलाई 2011 जब मैंने अपना एजुकेशन लोन कंप्लीट कर दिया। घर पे घर भी बन गया। दिसंबर 2010 में घर का गृह प्रवेश हो गया। तो लगा कि जीवन में जो जो करना था सब कर लिया, उसके बाद अब जीवन में कुछ करना ही नहीं है। तो जुलाई 2011 में डिसाइड किया कि अब चलो कुछ रिस्क लेते हैं, अब कुछ अच्छा करते हैं। तो क्या करना है, तो लगा कि चलो यूपीएससी देखते हैं। अब तो वैसे भी कोई टेंशन है नहीं। मैंने पापा को बोला कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो कुछ बोले जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, बट उसका क्योंकि फिर लगा कि नौकरी छोड़ देगा, तो चारों तरफ से प्रेशर दिलवाने लगे कि यार इसको कुछ भी समझाओ कि नौकरी ना छोड़े। तो हुआ कि नहीं, नौकरी नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो बोले कि नौकरी करते हुए तुमको जो करना है करो, नौकरी छोड़ना नहीं। बट अगेन एज लक वुड हैव इट, उसी समय जुलाई 2011 में फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि यूपीएससी करनी है। क्यों सोचा, जैसे मैंने आप लोगों को उस समय से बता रहा था कि आपको अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस ढूंढना पड़ेगा। मेरा जो वीकनेस था, मेरा एजुकेशन लोन वीकनेस था, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उसको एक ग्राउंड पे लाना था। वो सब वीकनेस दूर हो गया। मेरे से कोई मांगने वाला नहीं था कि अब मुझे 20 हजार रुपया महीना, वो सब खत्म हो गया। एंड देन अंदर ललक तो थी, मन में थी कि कुछ अच्छा करेंगे। तब डिसाइड हुआ कि अब बीच का डिसाइड नहीं करेंगे, जो टॉप चीज है उसी पे जाते हैं। बीच का तो बैंक की नौकरी हो ही गई। तब हमने डिसाइड किया, और मुझे याद है मैंने एक आदमी को फोन किया जिनको मैं बैंक के माध्यम से जानता था, और उनको बोला कि मुझे ये करना है। तो वो बोले कि ठीक है घर पे आ जाओ। मैं उनके घर पे गया। मैं जैसे आज आपको भाषण दे रहा हूँ वैसे ही मुझे वो भाषण दिए बढ़िया से, और भाषण दिए कि मत करो। मैं आपको बोल रहा हूँ करो, वो बोले मत करो। वो समझाएं कि तुमको आज, उस समय मेरी जुलाई 2011 में याद है, मतलब 1,10,000 के आसपास मेरे अकाउंट में आता था सैलरी महीने का। वो बोले इतनी अच्छी सैलरी है, हर साल तुम्हारा 10-20 हजार बढ़ेगा, 5 साल बाद तुम एबीपी बनोगे तो 5 लाख सैलरी हो जाएगी। फिर देखो, वो 15-20 साल नौकरी कर चुके थे बैंक में, सीनियर थे। तो वो देखो कि मेरे पास मर्सिडीज है, और मेरे पास उस समय साइकिल भी नहीं थी। मेरा पीजी में मैं रहता था बेंगलोर में, वहां से बैंक की दूरी 1.5 किलोमीटर थी। मैं पैदल जाता था, पैदल आता था, ताकि पैसे बचे। तो वो बोले कि तुम 5 साल बढ़िया से नौकरी करोगे तो मर्सिडीज ले लोगे, अच्छा फ्लैट ले लोगे। मैं बोला ऐसा तो ठीक है सर, लेकिन ये सब संभव इंटरेस्ट नहीं कर रहा है मुझे, ये सब मजा नहीं दे रहा है, कि मुझे ललक ही नहीं है मर्सिडीज की। मुझे है कि कुछ ऐसा करो जो प्रभात कुमार को लोग जाने। तो बोले ठीक है। मैंने तो यही बोला था कि बेंगलोर शहर में रोड पे चलिए तो हर एक तीसरा चौथा गाड़ी मर्सिडीज दिखता है। तो ये मेरी क्वेश्चन है आपका सर, आप जो बैंक की तैयारी करते थे उसके बाद आप कितने घंटे आप तैयारी करने में लगाते थे सर? आते हैं तो मुझे अंदर से थी कि ऐसा कुछ करो कि लोग दुनिया जाने की ठीक है कुछ किया। तो इसलिए गो फॉर टॉप। तो जुलाई 2011 में मैंने डिसाइड किया, एंड दिसंबर 2011 से मैं सीरियसली पढ़ाई जुलाई क्लास नहीं, थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था आइडिया लेना कि क्या क्या किताब है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। दिसंबर 2011 से शुरू किया। 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, एंड अगेन गॉड वाज वेरी काइंड। 2012 वाले एग्जाम में ही मुझे रैंक मिली। उस समय मुझे रैंक मिली थी 461 ऑल इंडिया रैंक।
तो IRS कस्टम्स मिला था मुझे, और उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले था, फिर एक बार नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, UPSC क्वालिफाई कर गया था, देन यू आर इन 7th हेवन। उसके बाद तो फिर सब कुछ पीछे हो जाता है। देन बैंक की नौकरी छोड़ी, फिर फरीदाबाद में जाकर के ट्रेनिंग ज्वाइन किया IRS का, और उस समय 3-4 महीने का टाइम होता है, आपका रिजल्ट आता है तब से लेकर ट्रेनिंग ज्वाइन करने तक 3-4 महीने का टाइम था। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेरा कंडीशन था कि नौकरी छोड़ना ही नहीं, तो ट्रेनिंग ज्वाइन किया, और ट्रेनिंग रहते लगा कि 3-4 महीने और टाइम है, और अब तो नौकरी मिल गई, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो एक अटेम्प्ट और लिख लेते हैं। तो वो अटेम्प्ट लिखे, ऑल इंडिया रैंक 204 आया, IPS अलॉट हुआ, झारखंड कार्ड मिल गया, मतलब बोलते हैं ना मोक्ष मिल गया, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद फिर अभी तक दिमाग वहीं का वहीं है, एंड अभी तक आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। अभी तक लगता है कि ठीक है, मैं रियली जो चाहा वो किया। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए भाई, घंटा से कुछ नहीं होता, ठीक है, घंटा एक अब शब्द भी है, उस सेंस में ले सकते हो, घंटा से घंटा नहीं होता। और मैं ये जो सेंटेंस था, ये फर्स्ट के 2 लाइन छोड़ के पीछे वाले के लिए, यहाँ टीचर्स और सीनियर्स लोग बैठे हैं, घंटा मत गिनो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, घंटा मैं ये बोला था आप लोगों को ताकि आप अच्छे से समझ पाए, घंटा मत गिनो। मैंने जैसे शुरू में बताया कि एज एन एस्पायरेंट, जब मैं आज तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास और क्या क्या काम है। सुबह 1 घंटे नित्य क्रियाक्रम है, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सोना, उसके बाद जितने बचते हैं उतने करो, चाहे वो 2 घंटा बचे या 10 घंटा बचे या 16 घंटा, घंटे नहीं गिनना है। आप चले जाइएगा बढ़िया से, जो तैयारी करता है ना, लिटरली हम लोग तैयारी के समय 15-15 दिन ठंड में नहाते नहीं थे। उसमें 2 कारण होता था, एक तो आलस भी है, तो कौन नहाएगा, दूसरा अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि नहीं नहाने से 15-20 मिनट बचता है, ठीक है। हालांकि वो सही चीज नहीं, जो भी मैं बता रहा हूँ, तो घंटा मैं ना कभी गिना, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, घड़ी देख के पढ़ाई मत करो। अब अपना शेड्यूल बनाइए, आपको मैंडेटरी क्या क्या करना है। मैंडेटरी का सुबह 1 घंटा तो करना है, 7 से 8 घंटे सोना है, आधा 1 घंटा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए चाहिए, कभी टहल लिए, कुछ घर का काम होगा, आपको माँ बोलेगी सब्जी ला दीजिए, तो नहीं बोलोगे नहीं मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूं, मैं सब्जी नहीं लाऊंगा, वो भी करना है। या आपकी माँ फिर किसी IAS को नहीं बुलाएगी ना सब्जी लाने के लिए, सब्जी आपको बुलाना होगा। तो ये सब करके जितने घंटे बढ़ते हैं उतना पढ़ाई कीजिए, टास्क ओरिएंटेड रखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड रखिए, आवर्स ओरिएंटेड या घंटा ओरिएंटेड नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? सर फिलहाल अभी झारखंड लोक सेवा आयोग का निकला हुआ है सर, तो सर कैसे मैंने कि सेल्फ स्टडी किया जाए जो उसमें सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू। देखो, झारखंड मतलब JPSC हो, BPSC हो या UPSC हो, ये जितने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होते हैं, सबका पैटर्न एटीट्यूड लगभग एक ही होता है। अगेन, मेरे पास कोई टिप्स नहीं है वो सक्सेस का कि मैं वो टिप्स दूं और अगले दिन आप सक्सेस हो जाए। टिप्स देखी है कि जैसे JPSC का जिनको एग्जाम देना है, JPSC के बारे में मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, पर फिर भी आई एम श्योर उसी पैटर्न पे होता है। JPSC का सबसे पहले सिलेबस निकालिए, और उस सिलेबस को 2 दिन तक बढ़िया से स्टडी करो कि उस सिलेबस में क्या क्या डिमांड है, क्या क्या करना है, और उस सिलेबस से संबंधित स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल्स को खरीदिए बाजार से या लाइब्रेरी से लाइए, या जहां से लाना है जुगाड़ कीजिए, जैसे लाना है लाइए। एंड देन आपके पास एग्जाम से पहले कितना टाइम है उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड करके हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर टाइम दे करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई थिंक दिस इज द ओनली वे। और उसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, देन कोचिंग्स लाइक दिस comes to help you. ठीक है? और कौन? Good afternoon, sir. I am Pallavi Kumari from UPSC candidates. Sir, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका UPSC क्वालिफाई करने में क्या स्ट्रैटेजी रहा जिसको हम लोग अपने जीवन में उसको ला सकते हैं, जिससे हम लोग आगे भविष्य में उसको करेक्ट कर सकें? ओके। अगेन, इस क्वेश्चन का आंसर अब बैठ जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत बार दे चुका हूं, लेकिन सिंपल फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिंपल स्ट्रेटजी। जिस दिन मैंने जुलाई 2011 में डिसाइड किया कि UPSC करना है, उस दिन के बाद स्ट्रेटजी सिंपल हो गई कि ये तो करना ही करना है, किसी कीमत में करना है। फिर उसके बाद आलू की सब्जी है कि गोभी की सब्जी है, पता नहीं चलता। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो तो मेरे मन में पहले से ही बैठ चुका है कि हमको UPSC करेक्ट करना है। हाँ। मतलब UPSC करेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे जैसे कि बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है, प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल, उसके
के साथ में रहने की जैसे व्यवस्था बहुत, जैसे कि जहाँ पे मैं आती हूँ वहाँ से स्टूडेंट्स को जो वहाँ बॉयज स्टूडेंट्स को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, गर्ल्स को नो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी रणनीति क्या रही? वो तो मानता है कि यूपीएससी अगर हम पहले ठान चुके हैं अपने जीवन में कि हमको यूपीएससी ही करेक्ट करना है, तो इसके अलावा हमको कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके लिए होता है कि आप 16 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, ये तो टाइमिंग वो अलग हो गया। मतलब बुक्स वगैरह वो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल स्टूडेंट्स के लिए हो सके। देखिए जो नीति ग्रिटीज है, बैठ जाइए, ठीक है। अगर मैं आपके क्वेश्चन को सही से समझ गया तो जो नीति ग्रिटीज है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक किस ऑथर की पढ़नी चाहिए, वो तो मेरे से बेहतर आपको कोचिंग वाले बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक मिनट मेरे कंप्लीट कर लीजिए और फिर अगर डाउट रहा तो फिर पूछिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए कि यहाँ एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं और डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं, उस पर डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि मुझे वो पता नहीं है, मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, बट आई थिंक वो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको बाद में कभी भी बता सकते हैं। और अगर कोई बताने के लिए नहीं मिले तो मेरा फोन पे मेरे फोन कर लीजिएगा या ऑफिस में जाइएगा, मैं बता दूंगा। बट मेन प्रॉब्लम जो आपने बोला है मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। यस, ये बात सही है कि हमारे यहाँ अभी भी बॉयज को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर घर में एक बेटा है, एक बेटी है, तो माँ बाप का सपना होता है कि बेटा को टॉप क्लास ऑफिसर बना दो और बेटी को जल्द से ठीक ठाक शादी करके भेज दो। ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू, बट इसका फ्लिप साइड भी है कि आप पिछले 10 साल का यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देखिए, फाइनल कितने टॉपर्स महिलाएं हैं, कितने टॉपर्स पुरुष हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। जहां तक बात रही, ये इसको छोड़ दीजिए, आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि नहीं सिविल सर्विसेज बनाना, ये उनका थॉट है, उनको रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको बनना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल, यस फाइनेंशियल चाहिए, मैं कहता ही नहीं बोलूंगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, होती है। आपको एक किताब खरीदनी है जिसका दाम है 800 रुपए और आपके पास 800 नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज ए प्रॉब्लम। तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना होगा। एग्जैक्टली कैसे सॉर्ट आउट करना होगा आई कांट टेल यू, क्योंकि मुझे आपके बारे में डिटेल बैकग्राउंड पता नहीं है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप में लगन है और जिज्ञासा है और पढ़ने में आपको लगता है कि नहीं ये करना ही है, तो वो भी समस्या का समाधान हो जाता है। वो कैसे करना है मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज उसके लिए फिर डिटेल्स में जाना पड़ेगा। देयर आर मेनी वेज। नेक्स्ट है जहां से आप आते हैं, आपके रहने का नहीं रहने का, उससे कोई इशू नहीं है। आपको रहने, कोई घर में अभी रहते होंगे, उसी घर में तैयारी करनी है, उस घर से जाना ही नहीं है बाहर, वहीं उसी घर का खाना खाना है, उसी घर में रहना है, उसी घर में तैयारी करना है। और आजकल के खासकर में आज के जमाना में इट्स वेरी इजी इन द सेंस, जैसे दिल्ली में जो पढ़ाई हो रही है, दिल्ली के कोचिंग में, वो आपको धरती के किसी कोने में भी मिल जाएगी। इंटरनेट का जमाना है आज, और लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हो तो स्मार्टफोन हो ही जाता है, नहीं हो तो उसका भी व्यवस्था कर लेना है। मतलब आई एम सेइंग कि चाहिएगा तो हर एक समस्या का समाधान है। समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसका समाधान भी मिल जाता है। और केस टू केस बेसिस पे किसका समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे करेंगे, वो तो ऑफ कोर्स उसका बैकग्राउंड जानने के बाद ही हो पाएगा। बट अगेन, किसी नॉट ओनली यूपीएससी, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई थंब रूल, कोई रूल, कोई a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, वो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। सिंपल स्ट्रेटजी है कि मैंने डिसाइड किया है ये एग्जाम में ये चीज ABCD रिक्वायर्ड है, मेरे पास ABC है, D नहीं है, D को पूरा करो, ABCD को कंप्लीट करो, एग्जाम क्वालिफाई करो। मतलब मैं एकदम सिंपल लेवल पे आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा सेटिस्फाई किए या अभी भी नहीं? थैंक यू सो मच सर। एनीवन यहाँ से कोई आवाज आई थी? आपको कोई क्वेश्चन था? हाँ बताइए। सर आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सरकारी स्कूल के, फिर आपका इंग्लिश इतना अच्छा कैसे है? अच्छा, गुड। देखिए एक्चुअली क्या है ना, स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स एक मेरा पैशन है, इसीलिए ये अगर हमको आज प्रेशर नहीं होता काम का तो मैं शाम तक बोलते रहता। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं तो किसी को हड़बड़ी नहीं होगी यहाँ से जाने का। अभी भी बोर हो रहा है तो मैं बंद हो जाता हूँ। ओके, सो इट मोटिवेट्स मी। जब मैं 10th पास किया था मैट्रिक, उस समय मेरे चाचा जी मेरे से एक सवाल किए थे, एंड मैं कोई भी यहाँ तक कोई भी चीज किसी को खुश करने के लिए ना, यहाँ मुझे कोई वोट लेना नहीं है, तो मैं उसके लिए आया नहीं। मुझे उस समय
क्या मैं वहां जा रहा हूं का ट्रांसलेशन भी नहीं आता। एंड आई स्वेयर दिस वाज माय कंडीशन एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। ना मेरी इंग्लिश ठीक थी ना हिंदी ठीक थी। हिंदी भी बहुत टफ लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि हिंदी बोल रहे हैं तो सब कुछ सही है। बट जब मैंने आईएससी किया तो आईएससी में लगा कि हिंदी मीडियम से बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स इंग्लिश मीडियम नहीं आते हैं। तब मैं आईएससी के बाद डिसाइड किया कि 6 महीना सारा पढ़ाई छोड़ के सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। ग्रेजुएशन भले ही 1 साल बाद कर लेंगे, लेकिन पहले इंग्लिश को ठीक कर लेते हैं। एंड लिटरली देन आई स्टार्टेड फ्रॉम नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी होते हैं उनसे स्टार्ट किया। ग्रामर पढ़ना शुरू किया। पहले एक बाइलिंगुअल ग्रामर की बुक आती थी, आप लोग जानते होंगे, केपी ठाकुर की किताब आती थी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, वहां से शुरू किया। देन वहां से पढ़ते एक टीचर भी थे जो काफी मदद किया हमको बहुत ज्यादा। उनका आज भी मैं कृतज्ञ हूँ, आज भी ऑब्लाइज हूँ, वो मदद किया। देन धीरे पढ़ते रेवेन मार्टिन तक पढ़ा और देन ग्रुप डिस्कशन किया। हम लोगों का 8-10 लड़के का एक ग्रुप बना, उसमें हम लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे पढ़ते गए। आज भी तो इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है, अभी भी बहुत स्कोप है। बट फिर बैंक में नौकरी किया, वहां फिर बना, फिर इधर आ गया, नौकरी किया, ट्रेनिंग में गया। तो लेकिन फाउंडेशन वही था, और वही था कि नहीं 6-8 महीने इसी को देना है। पहले वही जैसे मैंने बोला कि ABCD रिक्वायर्ड है, ABC मेरे पास है, D नहीं है, तो सब कुछ छोड़ के D को पूरा कर लो पहले। तो आई गेव 6 months ओनली फॉर इंग्लिश, डेडिकेटेड टू इंग्लिश, नथिंग एल्स। तो वो मुझे इंग्लिश वाला नोट्स आज भी घर पे कहीं रखा होगा, क्योंकि सारे नोट्स हैं। तो वही चीज थी और ग्रुप डिस्कशन किया। धीरे आज भी इंप्रूव करते हैं। आज भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो उसको इंप्रूव किया जाए। ऐसा नहीं कि आई नो एवरीथिंग, बहुत कम जानता हूँ, बहुत कम नॉलेज है और अभी भी सीखने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ आया तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, और एक बच्चे से 4 साल के 4 क्लास के बच्चे से मैंने सीखा शॉपिंग सिटी। मैं भी सोच रहा था कौन सा सिटी हो सकता है, कहीं से मुंबई जवाब आया, कहीं से न्यूयॉर्क आया। तो मैं सोच रहा था यार मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कौन सा जवाब दूंगा। आई वुड हैव गिवन एनी सिटी, बट यार इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं देता, मुझे पता नहीं था। तो सीखने को मिलता है। तो वही चीज है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। हमारे में लेते हैं हिंदी सुनते हैं, हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश इज नॉट टफर देन हिंदी। इंग्लिश इनफैक्ट अगर आप टेक्निकली जाइएगा तो इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी। आप उस पर मेहनत करें। हम जन्म लेते हैं, इंग्लिश सुनते नहीं है, इंग्लिश बोलते नहीं है, इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, माता पिता से इंग्लिश में बात नहीं करते, इसलिए इंग्लिश नहीं आती है। जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे उस दिन इंग्लिश आ जाएगी। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं सिर्फ इंग्लिश पे ही नहीं रुका, आई नो फ्रेंच ऑल्सो एंड आई नो स्पेनिश ऑल्सो। तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि नए कुछ सीखो। जब मैंने IRS कस्टम्स ज्वाइन किया था 2013 में, तो एक फॉरेन लैंग्वेज का ट्रेनिंग में ऑप्शनल होता है फाउंडेशन कोर्स में कि आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो वहां मैंने स्पेनिश सीख लिया। फिर IPS का फाउंडेशन मैंने भोपाल में करने गया, वहां भी एक ऑप्शन मिला कि फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, तो वहां मैंने फ्रेंच सीख लिया। लेकिन आज के डेट में स्पेनिश और फ्रेंच उतना फ्लुएंट नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर प्रैक्टिस नहीं है, मैं किससे बात करूं। बट मुझे पता है कि वहां में मुझे A1 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, और आज भी अगर फ्रेंच बोलना पड़ेगा, कुछ तो समझ लेते हैं जो प्राइमरी लैंग्वेज है, लाइक हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, वो सब अभी भी याद है। और अगर 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फ्लुएंसी आ जाएगी, वर्किंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगी और बोलने भी आ जाएगा। तो सीखने की प्रवृत्ति है, एनीथिंग कैन बी लर्न। एनीथिंग एल्स? मैं फर्स्ट टाइम हूं, मैं सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दिया। क्या सेल्फ स्टडी काफी है मेरे लिए, या फिर कोचिंग अगर मैं पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ये कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती हूं तो सेल्फ स्टडी काफी है? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो सेल्फ स्टडी से भी पास किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग में लिए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैं इंटरव्यू के दौरान एक कोचिंग का सहारा लिया था मॉक इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैं कभी कोचिंग नहीं ली। मॉक टेस्ट जाकर के देता था, क्योंकि मुझे नौकरी छोड़नी नहीं थी, बैंक की नौकरी। सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में डिफरेंस जो मुझे समझ में आया है, वो डिफरेंस ये है कि अगर आप अपने लाइफ में अपने स्टडी, अपने प्रिपरेशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, ईच एंड एवरी डे जो आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल बिगड़ नहीं रहा है, उस शेड्यूल से आप पढ़ रहे हो, देन कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। कोचिंग आपको हेल्प करता है कि सपोज मैं घर पे हूं, मुझे 10 घंटा 12 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ना है,
लेकिन आज कुछ काम आ गया तो नहीं पढ़ पाया, कल कुछ गेस्ट आ गए तो नहीं पढ़ पाए, परसों नानी के यहाँ चले गए तो नहीं पढ़ पाए, परसों घर में किसी का बर्थडे हो गया तो नहीं पढ़ पाए, पूरी शेड्यूल बिगड़ जाती है। और इसके लिए कोचिंग आपको हेल्प करता है, क्योंकि कोचिंग क्या है कि कोचिंग एवरीडे क्लास होनी है, आपको होमवर्क मिलेगा, आप क्लास में जाएंगे और सही से टीचर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो आपको अंदर से वो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, उसके लिए आप घर से पढ़ के आएंगे। तो कोचिंग हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। बट इफ समवन हु इज सेल्फ डिसिप्लिन, कम व्हाट में घर में आग लगे पत्थर पड़े, मुझे तो पढ़ना है, देन कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप डिसाइड करें आपको कोचिंग चाहिए। आप बोले कि घंटा मैंने नहीं रखा, हाँ। तो मैं पहले भी बता दूं, मैं हाउसवाइफ हूँ, हाँ। ये काम है करके, हाँ। तो मैं अगर मैक्सिमम टाइम निकालना चाहूँ तो 6 घंटे 7 घंटे निकाल सकती हाँ। हूँ। क्या इतना स्टडी काफी है? सफिशिएंट है, सफिशिएंट। देखिए अगेन 6 घंटे काफी है कि 10 घंटे काफी है कि 20 घंटे काफी है कि 24 घंटे में 26 घंटे चाहिए, ये सब आई थिंक मटेरियल है, रिलेवेंट है। आपको डिसाइड ऐसे करना होगा कि टेकिंग योर बैकग्राउंड, आप एक हाउसवाइफ हो तो उस हाउसवाइफ के वर्क में से क्या क्या आप फॉरगो कर सकते हो। कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको करने ही है, कुछ ऐसे काम होंगे जो शायद आप कुछ दिन के लिए रोक सकते हो या कोई और शेयर कर सकता है। तो वो डिसाइड कर लो कि प्रत्येक दिन दिस इज व्हाट इज मैंडेटरी फॉर मी, ये तो मुझे करना ही करना है। इसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, उसमें से देखिए कितना टाइम निकल पा रहा है। अगर सब करने के बाद बीइंग अ हाउसवाइफ यू आर टेकिंग आउट 6 to 7 आवर्स सफिशिएंट है। अगेन सफिशिएंट 16 आवर्स भी नहीं है, बट 6 to 7 आवर्स क्वालिटी स्टडी करते हैं, रेगुलर करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, संडे हो या मंडे, प्रत्येक दिन अगर आप कर रहे हैं देन सफिशिएंट है। ये उस तरीके का एनालिसिस है कि आप क्या क्या फॉरगो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाउसवाइफ का बहुत सारा काम छोड़ करके तो 10 घंटे निकाल लोगे तो 10 घंटे निकालिए। आपको लगता है कि नहीं 4 काम को छोड़ सकते हैं, बाकी 6 काम को नहीं छोड़ सकते हैं, तो 6 काम को करते हुए जितना टाइम निकल रहा है उसको करिए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और कोई एनीवन? आई हैव 5 more minutes, that's it. Sir, I have a question. Yeah, tell me. So myself Jaspreet Saluja and I am pursuing BLLB. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब से मैंने ये सिविल एस्पिरेंट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, सो आई हैव डिवाइडेड माय, मतलब जो मेरा गोल है मैंने उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 टर्म्स में डिवाइड किया है। और सर शॉर्ट टर्म गोल में मेरा मतलब जो मेन फोकस है वो ये है कि मैं स्टेट पीसीएस क्लियर करूँ, और लॉन्ग टर्म तो यूपीएससी है। तो सर ये जो डिवाइडेशन मैंने किया है, इज दिस द परफेक्ट वन? अकॉर्डिंग टू मी नो। आप डिवाइड मत करो, तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म व्हाट इज लॉन्ग टर्म, एक टर्म रखिए, एक टर्म रखिए। एक लाइफ मिली है और इसी लाइफ में एक टर्म रखिए। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर वो नहीं हो पाया, गॉड हार्ड लक हो गया, कुछ भी हो गया, देन ऑफ कोर्स आप साथ में जेपीएससी बीपीएससी या जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको इच्छा करे वो देते रहिए। सर एट फर्स्ट आई हैव टू अटेम्प्ट यूपीएससी एंड देन जेपीएससी पैरेलली। जैसे अभी जेपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है, आप झारखंड से हो, यू मस्ट अप्लाई फॉर इट, आप इसके लिए भी पढ़ाई कीजिए। बट फिर सीधे मई या जून में यूपीएससी की पीटी होनी है, तो अगर आप सीक्वेंशियली करेंगे तो नहीं होगा कि पहले ये फिर वो, तब तो टाइम कितना कहाँ है। आपको पैरेलली करना होगा, ये भी सब कुछ। इसीलिए डिसाइड करना होगा कि मैंने बोला कि वो बोलते हैं ना खिचड़ी नहीं बनाना है कि राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल का टीचर टू यूपीएससी सबका एग्जाम देना, नहीं। अब डिसाइड कर लो कि आई हैव टू गो ओनली फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन कौन सा स्टेट का। आई कम फ्रॉम झारखंड को जेपीएससी दे लेते हैं, बगल में बिहार है तो बीपीएससी दे लेते हैं। तो आपको लिमिट करना होगा, ऐसा नहीं कि इंडिया के सारे स्टेट का किसी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां लिमिट करोगे और पैरेलली चलिए। थैंक यू। और कोई? Sir, today I'm truly 2 more questions. Okay, your. Today I'm truly inspired by you, and one thought is coming on my mind that every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. So we have to accept the pen and get ready to success. Nice, thank you so much. But I tell you, I just add to what you said. पेनफुल स्टोरी जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक वो पेनफुल रहती है, और जब सक्सेस मिल जाती है तो पेनफुल टर्म हटाकर वो ब्लिसफुल हो जाती है। क्यों? अगर मैं यहाँ नहीं होता इस मुकाम पे तो मैं जो आपको स्टोरी सुनाया हूँ कभी नहीं सुनाता।
आज इस मुकाम पे आ गया तो ब्लिसफुली हंस हंस के सुना रहा हूं और मुझे मजा आ रहा है, वो पेन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उस पेन को एंड्योर करना है, दैट पेन विल बिकम ब्लिस वन डे। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा क्वेश्चन सर ऑप्शनल को लेकर। ओके। जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हाँ। उसमें जीएस भी पढ़ना होता है और ऑप्शनल भी पढ़ना होता है। हाँ। तो सर ये दोनों को कैसे पढ़ेंगे? देखिए आज का जो यूपीएससी का पैटर्न है, आज का यूपीएससी का पैटर्न इज जीएस ओरिएंटेड। जीएस पे काफी फोकस है। एज यू माइट बी अवेयर, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी अवेयर कि अब पहले 2 ऑप्शनल हुआ करता था, आज के डेट में एक ही ऑप्शनल है। एंड गोइंग बाय द ट्रेंड, नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कुमार सर ज्यादा इस प्रकार का पाएंगे, बिकॉज अभी इसी प्रोफेशन में है, काफी लड़कों को ट्रेन करते हैं। गोइंग बाय द ट्रेंड हमको लगता है ऑप्शनल भी खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा आई डोंट नो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। द पॉइंट इज, हाँ, बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन खत्म हो गया। द पॉइंट इज नाउ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इज प्योरली जीएस ओरिएंटेड। तो ऑप्शनल अभी है एक, जब तक पैटर्न में है तब तक आपको लेना है। तो आप ऑप्शनल अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट प्लस आपका इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल चूज कीजिए। एंड जीएस एंड ऑप्शनल के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको पैरेलली करना पड़ेगा। फर्स्ट यू गो फॉर ऑप्शनल देन फॉर जीएस, या फर्स्ट फॉर जीएस देन फॉर ऑप्शनल, ऐसा नहीं है। टाइम लिमिटेड है, एग्जाम सब एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि जीएस का एग्जाम इस साल, ऑप्शनल का एग्जाम अगले साल, सब एग्जाम एक साथ होती है। जीएस इज पार्ट ऑफ योर ऑप्शनल, ऑप्शनल इज पार्ट ऑफ योर जीएस, सब कुछ मिक्स होता है। एक होल सिलेबस है, उसमें अलग अलग पेपर्स बांटे हुए हैं। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। तो सबका सिलेबस रखिए, सबका बुक्स रखिए, एंड आप टाइम के हिसाब से बांटिए। ये अभी 1 वीक ये 1 वीक ये ऐसे करके पहले कीजिए। ओके, सो दिस विल बी द लास्ट वन। ओके, करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें? करंट अफेयर्स की तैयारी अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं यूपीएससी की तैयारी। नहीं, अभी करंट अफेयर के लिए क्या कर रहे हैं? अभी जीएस के लिए तैयारी कर रही हूँ, सब्जेक्ट एनसीईआरटी। करंट अफेयर के लिए बहुत सिंपल फंडा है, लेकिन थोड़ा टफ ये है कि आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी है। तो हिंदी में थोड़ा जो मैं बताने जा रहा हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स, दी बेस्ट सोर्स होता है डेली न्यूज़पेपर। समझ गए? इसके बाद जितने सोर्स आते हैं, वो किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो, मंथली कोई भी मैगजीन हो, all those materials and magazines are nothing but compilation of newspapers. तो हिंदी में I mean sorry to say but quality newspapers की कमी है। यहाँ आपको कल 4 पुलिस ने 4 गाड़ी कोयला पकड़ी, परसों 2 को जेल भेजा, फिर उसका रेप हुआ, उसका सजा हुआ, ये सब न्यूज भरे पड़ जाते हैं। तो ये है, तो आप कोशिश करो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पकड़ लो पढ़ना, क्योंकि अल्टीमेटली वहां से लैंग्वेज नहीं निकालनी है, इंफॉर्मेशन निकालनी है। और अपना नोट बनाइए प्रत्येक दिन का। एंड जस्ट टू ऐड, जैसे हम लोग पूरा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी, और सप्लीमेंट्री के रूप में हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा लेते हैं, उसी सप्लीमेंट्री के रूप में आप कोई मैगजीन ले लीजिए, स्टैंडर्ड कोई मैगजीन। दैट शुड बी सप्लीमेंट्री, नॉट द ओरिजिनल स्टेपल फूड। स्टेपल फूड इज न्यूज़पेपर एवरी डे। न्यूज़पेपर मिस नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं तो लैंग्वेज भी पकड़नी है, तो हिंदी में भी बढ़िया कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो। 4-5 मेन एडिशंस आते हैं, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उसमें से कोई आप एक को पकड़ लो और प्रत्येक दिन उसको, तो शार्प होता है, बोलते हैं ना धान का पहिया, उसको हटा दीजिए। कौन पकड़ाया, कौन जेल गया, उसको मारा, धरना पड़ा, तो सब छोड़िए, स्ट्रेट अवे कम टू द एडिटोरियल पेज, उसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए एडिटर्स क्या लिख रहे हैं, एंड देन ट्राई टू टेक अप ऑन इंग्लिश पेपर आल्सो, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। तो यही है, ठीक है। तो